Hello students, in today's lecture number 29 we shall discuss some of the numerical problems based on potentiometer. Also we discussed various numerical problems in previous lecture. Today also we shall discuss more numerical problems on potentiometer. First question is two cells of EMF E1 and E2, two cells, कितने cells? Two cells of EMF E1 and E2. If E1 is greater than E2, दो सेल हैं जिनका EMF E1 और E2 है और E1 is greater than E2 है, are connected as shown in the figure. इस तरीके से ये दो सेल जुड़े हुए हैं, राइट ये फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. ये पॉइंट A दिया हुआ है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. When a potentiometer is connected, जब एक पोटेंशियोमीटर को जोड़ा जाता है बिटवीन A एंड B, जब A और B के बीच पोटेंशियोमीटर को जोड़ा जाता है, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर. तो बैलेंसिंग लेंथ हमें 300 सेंटीमीटर मिलता है. ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन A एंड C, जब पोटेंशियोमीटर को A और C के बीच जोड़ा जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर मिलता है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, यानी E1 अपॉन E2 का वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है. तो बड़ा सिंपल सा सवाल है. देखिए दो केस इसमें गिवन है. जब पहले पोटेंशियोमीटर को A और B के बीच जोड़ा जाता है, तो जब पोटेंशियोमीटर को A और B के बीच जोड़ा जाता है तो कौन सा सेल सर्किट में होगा? ओनली ये सेल सर्किट में होगा. इसका EMF कितना है? E1. और जब A और B के बीच जोड़ा हमने पोटेंशियोमीटर को तो सेल E1 सर्किट में हुआ, तो जो बैलेंस लेंथ हमें मिल रहा है वो 300 सेंटीमीटर मिल रहा है. तो उस केस में जो E1 का वैल्यू होगा फॉर यहाँ पर लिखें when potentiometer is connected between A and B, तो कौन सा सेल सर्किट में होगा? ओनली E1. और बैलेंस लेंथ कितना मिलता है? बैलेंस लेंथ मिलता है 300 सेंटीमीटर. तो E बराबर क्या होता है? K इंटू L होता है, हम जानते हैं. E इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम? E इज इक्वल टू, हम ये रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं, E इज इक्वल टू K इंटू L होता है. तो E की जगह क्या ले लिया मैंने? E1 ले लिया. E की जगह E1 ले लिया. K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखा. L कितना है हमारा? 300. तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 300 K हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 300 K. भाई L की जगह 300 रख दिया और K को एज इट इज रखा. तो E1 बराबर आ गया मेरा, E1 बराबर आ गया 300 K. इक्वेशन 1 मान लेता हूं. नाउ अब क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कहता है? नाउ इफ पोटेंशियोमीटर is connected between A and C, जब पोटेंशियोमीटर को A और C के बीच जोड़ा जाता है. देखिए A और C के बीच जब जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर को तो सेल E1 भी सर्किट में होगा और सेल E2 भी सर्किट में होगा. पहले जब A और B के बीच जोड़ा था तो केवल सेल E1 सर्किट में था, लेकिन अब यदि पोटेंशियोमीटर को A और C के बीच जोड़ते हैं तो दोनों सेल E1 और E2 सर्किट में होंगे. अब E1 और E2 जब सर्किट में होंगे तो टोटल जो EMF होगा, तो टोटल EMF क्या होगा? इन दोनों सेल के कारण होगा. अब दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं. तो ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो सेल के नेगेटिव आपस में जुड़े हों और पॉजिटिव आपस में जुड़े हों तो जो टोटल EMF होगा वो क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा. E1 माइनस E2 होगा. यदि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से या पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होता, यदि नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है तो दोनों सेल का जो EMF है वो जुड़ जाता था. लेकिन यदि दोनों सेल के सेम टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या हो जाएगा? जो टोटल EMF होगा वो दोनों सेल के EMF का डिफरेंस होगा. दोनों सेल के EMF का डिफरेंस होगा. तो दोनों सेल का जब A और C के बीच जोड़ा तो जो टोटल EMF होगा वो E1 माइनस E2 होगा. अब मैंने E2 माइनस E1 नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? E1 ग्रेटर देन E2 है. तो E1 माइनस E2 होगा, ये टोटल EMF होगा. और ये टोटल EMF बराबर होगा किसके? ये टोटल EMF E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा? K इंटू L2 के बराबर होगा. क्लियर है?
E1 माइनस E2 किसके बराबर हुआ, K इंटू L2। और L2 कितना है, जब दोनों सेल E1 और E2 यानी A और C के बीच जब पोटेंशियोमीटर जोड़ा जाता है तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी L2 कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, तो E1 माइनस E2 का वैल्यू क्या आ गया, K इंटू 100 लिखो या 100K लिखो, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 से। डिवाइडिंग या E1 अपॉन E2 चाहिए हमें, रेशो ऑफ E1 एंड E2 चाहिए। E1 एंड E2 का रेशो मतलब E1 अपॉन E2 चाहिए, तो 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है ना, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में E1 है इक्वेशन 1 के, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में E1 माइनस E2, ये हो गया। इक्वेशन 1 का राइट साइड 300K और इक्वेशन 2 का राइट साइड 100K, K से K कैंसिल हो गया। सॉल्व करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 100 E1 और इज इक्वल टू 300 E1 माइनस E2, यही तो आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करें इसको, 100 E1 ब्रैकेट ओपन करें, 300 E1 माइनस 300 E2, ये आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं भाई, 100 E1 को इधर ले जाता हूं और 300 E2 को इधर ले आता हूं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 300 E2 इज इक्वल टू 300 E1 माइनस 100 E1। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा क्या, 300 E2 तो इधर है और इधर 200 E1 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर आएगा, E1 अपॉन E2 यानी 300 अपॉन 200 आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो E1 अपॉन E2 का वैल्यू क्या आ गया, E1 अपॉन E2 का वैल्यू आ गया 3/2। तो इस तरीके से हम E1 अपॉन E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, 3/2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाने से, सॉल्व करने से पहले एक वीडियो दिखा देता हूं। हमने पिछले वीडियो में कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ का वीडियो देखा था। इस बार हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है। पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, ये वीडियो हम देखेंगे। Of the potential. Eliminate potential R capital R plus small r is proportional to L2. Take it as equation 2, where L2 is the balancing length in the closed circuit. Dividing equation 1 by equation 2, the internal resistance of the coil R is equal to capital R the whole L1 minus L2 by L2. Where L1 is the balancing length in the open circuit and L2 is the balancing length in the closed circuit. The apparatus needed for this experiments are a rheostat, a potentiometer, a jockey. This is a jockey. Plug keys, a battery eliminator. Now throughout this experiment, the potential has to be set at 4 volts. A galvanometer, it's a zero center galvanometer, a resistance box, and connection wires. This is a Leclanche chisel, and here you can see you have a beaker here. Inside the beaker you fill it with ammonium chloride
solution. You have a carbon rod. The zinc rod acts as a negative terminal. The carbon rod acts as a positive terminal. Here you can see that the two wires are connected to the two ends of the voltmeter, and the voltmeter shows a reading of 1.5 volt. Today we will be doing an experiment related to finding the internal resistance of a cell using potentiometer. So first let us have a check on this circuit diagram. So this section forms the primary connections and this section forms the secondary connections. First we will do with the primary connections of the potentiometer. First we can connect the primary circuit. So from point A, this is point A, of the potentiometer we can connect to the positive terminal of the battery A. So the red end will be the positive terminal. So from the negative terminal of the battery eliminator, we will connect to the lower end of the rheostat. So this is the lower end of the rheostat. So we can see that from the negative terminal of the battery eliminator, we have connected to the lower end of the rheostat. From the upper terminal of the rheostat, now this is the upper terminal of the rheostat. We can connect it to the key. So we can see that here the wire has been connected from the upper terminal of the rheostat to the one end of the key. So from the right terminal of the key, we can connect it to the point B of the potentiometer. So we will connect it to the right end of the key. And connect it to the point B of the potentiometer. So this is the point B of the potentiometer. So from the negative of the battery eliminator, the wire is connected to the lower end of a rheostat. The upper end of the rheostat, the wire is connected to one end of a key. The other end of a key is connected to point B of the potentiometer, and the point A of the potentiometer is connected to the positive terminal of the battery eliminator. Now we will connect the secondary circuit.
So you can see here in the secondary circuit, from the point A of the potentiometer, it is connected to the left side of the plug key. So here we can see the connections. So from the left, so from the point A of the potentiometer, we connect it to the left side of the plug key. And then from the left side of the plug key, we have to connect it to the positive of the Lagrange cell. So we are connecting to the left side of the plug key. We are connecting to this wire is connected to the positive of the Lagrange cell. So this is the Lagrange cell. Now you can see the negative of the Lagrange cell is connected to the right terminal of the resistance box. So this is the negative terminal of the Lagrange cell. The zinc rod serves as the negative terminal of the Lagrange cell. Now this is connected to the right. So this is connected to the right terminal of the resistance box. Now again from the right terminal of the resistance box, a wire is connected to the negative of the galvanometer. So here you can see the right terminal of the resistance box is connected to the negative of the galvanometer. So this is connected to the negative of the galvanometer. And a long wire is taken to connect from the positive of the galvanometer to the jockey. So a long wire is taken, so we connect it to the positive of the galvanometer. So this is the positive of the galvanometer. This wire is connected to a end of a jockey. So this is a jockey. So you can see the jockey is connected now. The right terminal of the plug key is connected to the left terminal of the resistance box. So the right terminal of the plug key of the secondary circuit is connected. So you can see here it is connected. It is connected to the left terminal of the resistance box. So now you can see that the secondary circuit is also complete. Now we will do the secondary connection. So from the point A, a wire is connected to the
left side of a plug key, and from the left side of a plug key, another wire is connected to the positive terminal of the Lagrange cell. Carbon rod serves as the positive terminal of the Lagrange cell. From the negative terminal, which is a zinc rod, a wire is connected to the right terminal of a resistance box. From the right terminal of that resistance box, a wire is connected to the negative terminal of a galvanometer, this one, and from the positive terminal of the galvanometer, a wire is connected to a jockey. The last connection from the other end of the plug key, that's the right side of the plug key, is connected to the left terminal of the resistance box. So this serves as the secondary circuit for the potentiometer. First we close the key of the primary circuit. This is the key K1. Set 1 ohm resistance in the resistance box. So we can take out a 1 ohm resistance in the resistance box. Now touch the jockey at point A and note the deflection in the galvanometer. You can see as I touch it in the point A, the deflection is there, and touch at point B and it shows the deflection in the opposite side. That means the connection is perfectly right here. In case if the deflection does not happen, then you have to adjust the rheostat. The reason is the galvanometer doesn't get ample current to show the deflections on both the sides. So a change in the rheostat is a must. Change in the sliding position of the rheostat is a must. Keeping the key of the secondary circuit open, and after setting up 1 ohm in the resistance box, we have to find the balancing length for a open circuit. So we can see that now the deflection has changed between the third and the fourth. In the third string it was towards the right, in the fourth string it was towards the left. So the balancing length will lie somewhere between the third and the fourth. So you can see that
we get a zero deflection in the galvanometer at this particular length. So we can take the readings here. So this is coming in the fourth string, 1, 2, 3 and 4. Therefore, we will take the readings from right to left. So it is total 369.3. So it is 369.3 centimeter. Now we close the key of the secondary circuit and again find the This is the key K2. length. This is the key K2. So now we can see the left and the right deflections occur between the first string and the second string. So the balancing length should lie somewhere in between the first and the second. So you can see that now we got a zero deflection in the galvanometer at this corresponding length. So the balancing length will be 23.6 centimeter. Now set up the resistance box for 2 ohms. For this you can place it here. The 1 ohm has been replaced and you can set up for 2 ohms. So take the 2 ohms out. So the resistance box has been now set up for 2 ohms. Similarly, open the key of the secondary circuit. That is K2. Slightly adjust the position for the rheostat and again with the help of a jockey check whether you can get deflections in the galvanometer on the either sides. So you can see here I get deflection towards the right and here towards the left. That means here the deflection is okay. So now let us find out for when the key is closed whether the deflection occurs in both the directions. So the deflection is towards the right in the galvanometer, deflection is towards the left even when the key is closed. So the connections are okay. Now take out the key of the secondary circuit and find the balancing length following the previous procedure. So in the first string the deflection is towards the right, second string towards the right, third towards the right, fourth it shows towards the left. So it means that the balancing length is somewhere between the third string and the fourth string. So you can see the deflection is still towards the right. Now the fourth string. Now you can see that we obtain a zero deflection in the galvanometer at this particular length. So let us try to calculate this one. So this is coming in the fourth string, 1, 2, 3 and 4. So it is 386.5 centimeter.
Now again close the key of the secondary circuit and find the balancing length once again. You can see the balancing length has been obtained. At this distance, and the distance is 92.3 centimeter. Then repeat this procedure for various external resistance being taken out. So 1 and 2 has been taken out and the readings were taken. Now you can take it for 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms and continue with the experiment. Observations and calculations. For the trial number 1, we had taken the external resistance RO1 and we found that the balancing length for the Leclanché cell when the circuit was open as 369.3 and when the circuit was closed the balancing length was 23.6. The value of R, using the formula small r is equal to capital R L1 minus L2 by L2, the answer is 14.64. In the second trial, when a resistance of 2 ohm was set, the external resistance R is written as 2 ohms. The balancing length for the Leclanché cell was 386.5 centimeter. And for the closed circuit, the balancing length for the Leclanché cell was 92.3 centimeter. The calculation yielded an answer of 6.374. Thus we can see that the result, the internal resistance of the Leclanché cell varies with external resistance. So this was the video on internal resistance measurement using potentiometer. आपने ध्यान से देखा होगा और उम्मीद है आपको क्लियर भी हुआ होगा. सेम एक्सपेरिमेंट हमें लैब में भी परफॉर्म करना है, तो आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रहेगा. चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इन द फिगर गिवन बिलो a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length. Figure given below, a long potentiometer wire AB, ये एक potentiometer wire AB है, is having a constant potential gradient along its length. इसका potential gradient है, मान लेते हैं कि इसका potential gradient K है. K is the potential gradient of this potentiometer wire AB. Right? The null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 cm. Null point जो हमें मिलता है जब दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा जाता है तो नल पॉइंट हमें 120 सेंटीमीटर पर मिलता है. लेकिन जब इन्हीं दो सेलों को जिनका EMF E1 और E2 है इनको इस तरीके से जोड़ा जाता है, यानी जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें 300 सेंटीमीटर मिलता है. राइट? फाइंड E1 अपॉन E2. E1 अपॉन E2 का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है. नंबर 1.
नंबर 2, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। सेल E1 के लिए नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा वो पता करना है। एंड हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड, और कैसे पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सकता है ये पता करना है। तो पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में पूछ रहा है E1 अपॉन E2 क्या होगा, E1 अपॉन E2 के वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए मैं इस कॉम्बिनेशन को लेता हूं। जब E1 और E2 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जब दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 120 मिल रहा है। और जब हम जानते हैं कि जब सेम टर्मिनल एक साथ जुड़े होते हैं तो टोटल EMF माइनस होता है। और यहां पर मैं मान लेता हूं इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, तो उस केस में E1 माइनस E2 का जो वैल्यू है, E1 माइनस E2 का वैल्यू भाई E इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू L होता है। E की जगह आ गया E1 माइनस E2 इस कॉम्बिनेशन के लिए। E1 माइनस E2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के नेगेटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हैं। जो टोटल EMF होगा वो E1 माइनस E2 होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। टोटल EMF कितना होगा, E1 माइनस E2 होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 120 आ जाएगा, राइट। और यदि मैं सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है, तो दोनों के सेल का EMF ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और ये बराबर होगा K इंटू L। L का मतलब जब इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो L क्या आ रहा है हमारा 300 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना आ रहा है 300 सेंटीमीटर, ये बैलेंसिंग लेंथ है। तो ये दो इक्वेशंस मुझे मिली, यानी इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं सॉल्व करूं तो देखिए इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120K ऐसे लिखा। और इस सेकंड इक्वेशन को यानी E1 प्लस E2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 300K। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस E1 इज इक्वल टू 420K, 420K आ गया। किसका वैल्यू आया, ये 2E1 का वैल्यू आया। तो E1 कितना आ जाएगा, यहाँ से E1 आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 210K आ जाएगा। ये E1 का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया, E1 का वैल्यू आया। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू K इंटू 210, K इंटू 210, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अभी तो मैंने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब यदि या फिर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, E1 का वैल्यू आ गया। अब ये E1 का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है। सो E1 का वैल्यू मैं रख देता हूं कितना, 210K, 210K। E1 का जो ये वैल्यू है 210K, इसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू इस पर। तो E1 का वैल्यू 210K माइनस E2 इस इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, राइट। तो इज इक्वल टू कितना है 120K। तो E2 का जो वैल्यू आएगा 210K माइनस 120K, और ये आ जाएगा कितना 90K। ये E2 का वैल्यू आया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू K इंटू 90, राइट, K इंटू 90। तो E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू ये आ गया और E1 का वैल्यू ये है। तो E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 का जो वैल्यू आएगा डिवाइड कर दें, E1 का मतलब 210K और E2 का मतलब 90K। K से K कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 21 अपॉन 9 आया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, यानी E1 अपॉन E2 का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 3। E1 अपॉन E2 का वैल्यू क्या आ गया 7 अपॉन 3, राइट। E1 अपॉन E2 का वैल्यू आ गया। ये तो पार्ट 1 हो गया। अब मैं यदि पार्ट 2 की बात करूं, तो पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। सेल E1 के लिए नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, तो ये यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए E1 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, E1 का वैल्यू आया है K इंटू 210, सिंस E1 इज इक्वल टू
K इंटू 210। अब E बराबर क्या होता है, K इंटू एल, यानी E1 के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है, 210 है। सो देयरफॉर L1 कितना है, यदि कंपेयर करें तो 210, यानी E1 के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 210 आ रहा है, 210 सेंटीमीटर आ रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें, लास्ट जो पोर्शन जिसमें कहा गया है, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, इसका लास्ट पोर्शन ये है। तो द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने माना है कि इसको डिक्रीज करके हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है या तो उसको डिक्रीज करें या फिर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर को बढ़ा दें, या फिर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर को बढ़ा दें, और या फिर इसके सीरीज में जो ये रजिस्टर है इससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। नंबर वन क्या आंसर होगा इसका, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एंड नंबर 3 बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस पोटेंशियोमीटर वायर, यानी इससे रेजिस्टेंस बढ़ा दें, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ा दें। तो इस तरीके से हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। नंबर 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके, नंबर 2 पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा करके, नंबर 3 इस रियोस्टेट से हम पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो भी इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक 10 मीटर वायर है, कितनी लेंथ का, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम। कितना रेजिस्टेंस है, 20 ओम, इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। यानी ये जो पोटेंशियोमीटर वायर AB है, AB का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर AB is 10 meter and the resistance of this potentiometer wire AB is 20 ohm. ये आपको गिवन है। The wire is connected in series with a battery 5 volt. Battery of 5 volt. वायर को किसके साथ सीरीज में जोड़ा गया है? This wire is connected with a battery of 5 volt in series. इस बैटरी के साथ, जिसको ड्राइवर सेल कहते हैं, इसके साथ ये सीरीज में जोड़ा गया है। Along with an external resistance of 480 ohm. और कितने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, 480 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इस वायर को जोड़ा गया है। इफ एन अननोन EMF E इज बैलेंस्ड एट, यदि मान लीजिए इस सेल का जो EMF है वो 600 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड होता है, यानी इस सेल के लिए जो बैलेंस लेंथ है वो 600 सेंटीमीटर पर मिलता है। कैलकुलेट नंबर 1 द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा पोटेंशियोमीटर वायर का, ये पता करना है, यानी K का वैल्यू पता करना है। और दूसरा द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E पता करना है, कि अननोन EMF E का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पहला पार्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, हमें K चाहिए, और K निकालने के लिए मुझे मेरे पास रिलेशन होता है ये एज पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां से K बराबर क्या आ जाएगा, V/L। K बराबर क्या आ जाएगा, V/L। अब V किसके अक्रॉस है, V किसके अक्रॉस, B जो वैल्यू आएगा वो किसके अक्रॉस आएगा, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर आएगा। पोटेंशियोमीटर वायर कौन है, AB है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि L तो हमें पता है, L तो 10 मीटर दे रखा है। अब 10 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलें तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो L तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, L तो यहां से पता चल जाएगा, ये तो गिवन है। लेकिन V क्या होगा, अब इसका B यानी इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस
पोटेंशियल ड्रॉप पता करने के लिए मुझे इस पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाला करंट पता करना पड़ेगा, है या नहीं भाई। पोटेंशियल ड्रॉप लिखूं मैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी I इंटू आर ए वी, आई इंटू आर ए वी, ये होगा। अब I तो मुझे पता ही नहीं है, आर ए वी तो मुझे पता है, गिवन है 20 है, तो पहले I पता कर लूं मैं। अब I पता करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट फ्लो होगा, ये जो करंट है I, इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए भाई? I बराबर होना चाहिए EMF ऑफ द ड्राइवर सेल, EMF ऑफ द ड्राइवर सेल कितना है? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लिखिए इसको। EMF ऑफ द ड्राइवर सेल कितना है? 5 वोल्ट, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रजिस्टर 480 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AV, यही तो होगा रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AV। तो I का जो वैल्यू आएगा, दोबारा से लिख देता हूं, I कितना होगा? EMF ऑफ ड्राइवर सेल 5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AV प्लस जो एक्सटर्नल रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब 5 अपॉन पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 20, और एक्सटर्नल रजिस्टर कितना जोड़ रखा है इसमें? 480, तो 480, तो ये क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 500। अब ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 100। इसका मतलब कितना आ गया? 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आई। अब जब करंट की वैल्यू 0.01 एम्पियर आ गई तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? I की वैल्यू रख दो 0.01 और 20, यहाँ कितना लिखा? 20 लिखा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 1 अपॉन 100 और इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, तो 0.2 वोल्ट। ये 0.2 वोल्ट क्या आया? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर B अपॉन L। L क्या है? L क्या है हमारा? L है आपका 10 मीटर। L कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 0.02 वोल्ट पर मीटर, 0.02 वोल्ट पर मीटर। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 10 की जगह 1000 आएगा, तो फिर सेंटीमीटर में 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अब जो ये अननोन EMF है E, अननोन EMF E, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू तो सिंपल है निकालना। तो सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, यहीं पर बात कर लेता हूं। सेकंड पार्ट, E इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू L, K इंटू L। K का वैल्यू कितना निकाला? 0.02 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर निकाला, लेकिन हमें किस में चाहिए? क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो हम इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लें पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो ये आ जाएगा 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू यहाँ रखें 0.00, इसको हटा दें, K की जगह रखें 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और L कितना है हमारा? L है 600 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लें, तो 2 अपॉन 1000 और 1 0 और इंटू 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 12 ऊपर आएगा तो 0.012, नहीं सॉरी 0.12 आएगा, केवल 0.12। इसका जो 2 अपॉन 100 का मतलब 0.12। ये क्या आ गया? EMF आ गया वोल्ट में, ठीक है। तो अननोन EMF कितना आ गया? 0.12 वोल्ट आ गया। 0.12 कैसे आया? K इंटू L से। K का वैल्यू हमने निकाला सेंटीमीटर में, और L का वैल्यू हमें दे रखा है इस E के लिए कितना? 600 सेंटीमीटर। तो इस E का जो वैल्यू आया 0.12 वोल्ट आ गया। इस तरीके से इसे किया जा सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे आपको बताना है, और वो लास्ट क्वेश्चन मैं NCERT से लेता हूँ। NCERT का लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, उसकी हम बात कर लेते हैं।
और क्या कह रहा है देखिए वो लास्ट एग्जांपल, ये 3.10 दिस इज द क्वेश्चन। ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, क्या दे रहा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, R ओम का एक रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, एक रेजिस्टेंस है R ओम का जो कि पोटेंशियोमीटर से करंट ड्रॉ करता है। द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस R0 ओम, पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का, ये जो वायर AC है इसका टोटल रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R0, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस R यहां जुड़ा हुआ है और इसके लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। ए वोल्टेज B इज अप्लाइड, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया टू द पोटेंशियोमीटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R, कि इस कैपिटल R के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो हमें पता करना है। When the sliding contact is in the middle of the potentiometer, जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पोटेंशियोमीटर वायर के मिडिल में है तब ये कितना होगा ये पता करना है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, यस, एग्जाम्पल 3.10 इसकी बात हो रही है। इसमें क्या कह रहा है, ये वोल्टमीटर है, ठीक है, वोल्टेज भी अप्लाई किया गया और ये रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर AC दे रखा है ये, और इसका वैल्यू दे रखा है R0, और यहां से एक रेजिस्टेंस R जोड़ा गया और इससे करंट ड्रॉ किया गया, ये पॉइंट है B और ये R है, ठीक है, करंट ड्रॉ किया जा रहा है। अब यहां पर देखना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस R के अक्रॉस। R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डेफिनेटली इस आधे पोर्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो होने वाला करंट भी मुझे चाहिएगा और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव चाहिए। भाई टोटल रेजिस्टेंस AC, RAC की बात करूं, RAC ये AC यानी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R0 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से और यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो R0/2 होगा। भाई ये आधा होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R0 है, AC का रेजिस्टेंस R0 है, तो RAB कितना होगा, RAB होगा R0/2 के बराबर। लेकिन R0/2 के पैरेलल में ये R भी जुड़ा हुआ है, तो R0/2 एंड R, इन दोनों का मैं निकालूं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस आएगा, मान लीजिए वो R1 है तो 1/R0/2 प्लस 1/R, ऐसे ही होगा। इसको सॉल्व करूं तो 2/R0 प्लस 1/R, इसको और सॉल्व करें तो R0 इंटू R आ गया एलसीएम, यहाँ 2R प्लस R0, ये किसका वैल्यू आया, 1/R1 का, तो R1 कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा R0R/2R प्लस R0, ये R1 का वैल्यू आ गया, यानी इस पोर्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इस पोर्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया तो मैं पोटेंशियोमीटर वायर AC से फ्लो होने वाला करंट निकाल लूं। पोटेंशियोमीटर वायर AC से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, भाई पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर AC अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R0/2, इतना हो जाएगा रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए इसमें फ्लो होने वाला करंट मुझे चाहिए, I चाहिए, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, ठीक है। तो वोल्टेज कितना लेंगे, AC का वोल्टेज लेंगे, यहां से यहां तक का कितना वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अपॉन R का मतलब कौन सा लेंगे, ये R कौन सा होगा, भाई ये R जो होगा वो यहां से यहां तक का तो R0/2 हो गया ना, यहां से और C तक का, B से C तक का रेजिस्टेंस R0/2, और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा, R0/2 और R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया यानी R1 और R0/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का, ठीक है। अब VAC को मैं V मान लेता हूं, AC के अक्रॉस R1 का वैल्यू R0
R1 लिख लीजिए, चलिए पहले अभी R0/2 इसको सॉल्व कर लें तो 2V/2R1 प्लस R0 ये आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया? करंट का वैल्यू आ गया। मुझे चाहिए क्या? R1 के अक्रॉस, यानी ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर कितना होगा, यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। R1 मतलब R0/2 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ तक का है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस यानी R1, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया? R1। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R1, और यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो हो रहा? I। तो I इंटू R1 ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस? इस रजिस्टर R के अक्रॉस। तो रजिस्टर R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R कितना होगा? V1 मान लेता हूं, V1 होगा, और वो V1 किसके बराबर होगा? I इंटू R1 के बराबर होगा। अब I का वैल्यू तो मुझे पता है, कितना है मेरे पास I का वैल्यू? I का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया मैंने, 2V/2R1 प्लस R0, 2R1 प्लस R0 ये आया, और इंटू R1। अब R1 की वैल्यू तो मेरे पास है, कितनी है R1 की वैल्यू? R1 की जो वैल्यू निकाली, R0R 2 तो है ये, और R0R अपॉन 2R प्लस R0, 2R प्लस R0 ये R1 की वैल्यू है, प्लस R0, और फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा R1 से। तो R1 क्या है? R0R अपॉन 2R प्लस R0 ये आया। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2B, यहाँ पर 2B, नीचे एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है? पहले तो 2R प्लस R0 आ रहा है, तो 2R0R प्लस R0, 2R प्लस R0, और जो नीचे 2R प्लस R0 एलसीएम आया वो ऊपर चला जाएगा, और इंटू R0R अपॉन 2R प्लस R0। अब इस 2R प्लस R0 से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया? 2V/R0R आ गया। नीचे क्या आया? 2R0R प्लस R0, 2 मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस R0 स्क्वायर। अब देखिए R0 नीचे से कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाला R0 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2R प्लस 2R, ठीक है, प्लस R0 यही आएगा, और 2VR ऊपर बचा, और नीचे R0 प्लस 4R आया। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है क्रॉस R। इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका ये एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने लगभग सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी की कवर किए हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और मैंने आपको इस लेक्चर में वीडियो भी दिखाया, वीडियो टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 3। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ जो नाम हमें दे रखा है चैप्टर 4 का, वो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म है। और ये मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म वैसा ही है जैसा कि आपने क्लास 10 में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, ठीक है। तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर नंबर 4 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।